नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश खबरों के खिलाड़ी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव का छठवें चरण के प्रचार का शोर थम गया है। अब डोर टू डोर ही कैंपेनिंग कर सकेंगे प्रत्याशी। छठवें चरण का 25 मई को मतदान होगा और इसे लेकर चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। बता दें कि 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार अब नेता डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकेंगे और प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई है। साथ ही 25 मई को छठवें चरण में मतदान होगा, जिसे लेकर लगातार चुनाव प्रचार में तमाम दिग्गज नेता जुटे हुए थे और इसी कड़ी में अब चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। साथ ही अब जो प्रत्याशी हैं, नेता हैं, वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकेंगे। इसे लेकर अब लगातार और भी सक्रियता नेताओं में दिखाई देगी, लेकिन चुनाव प्रचार का शोर फिलहाल थम चुका है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी ताबिश कमाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताबिश, 48 घंटे पहले चुनाव का प्रचार का शोर थम चुका है और अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा सकेगी। फिलहाल क्या कुछ स्थिति तस्वीर आप दिल्ली में देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में लगातार जो शोर था चुनाव का, वो अब आज थम गया है, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर हम देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और बीजेपी आम आदमी और कांग्रेस में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 7 सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। इन 7 सीटों को लेकर के बीजेपी और गठबंधन इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंकी। हमने देखा कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से भी राहुल गांधी और तमाम जो सीनियर लीडर हैं प्रचार कर रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे थे। लेकिन आज चुनाव प्रचार थम गया है और अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाएगी, कोशिशें की जाए तो डोर टू डोर जाकर के उनको पकड़ा जाए, उनसे बात की जाए और अपने पक्ष में मतदान कराया जाए। देखिए, जो अहम रहेंगी सीटें दिल्ली के अंदर, उसमें नई दिल्ली सीट है जहां पर बांसुरी स्वराज लड़ रही हैं। सुषमा स्वराज की बेटी हैं, बड़ी नेता रही हैं सुषमा स्वराज, केंद्रीय मंत्री रही हैं। बांसुरी स्वराज खुद दिल्ली में प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी में, वो चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने सोमनाथ भारती हैं, जो पूर्व में कानून मंत्री रहे हैं दिल्ली सरकार में। दूसरी तरफ मनोज तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक बड़े फिल्म स्टार होने के नाते दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और पिछले 10 सालों से दिल्ली में सांसद। उनके सामने कन्हैया कुमार एक विवादित चेहरा रहे हैं, लगातार मीडिया में भी या वैसे भी अगर कहा जाए तो विवादित चेहरा रहे हैं। वो उनको खासी टक्कर देते हुए नजर। दूसरी तरफ अगर और अहम सीटों की बात कर ली जाए तो दिल्ली के अंदर चांदनी चौक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी की तरफ से एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है। व्यापारी नेता परवीन खंडेलवाल को यहाँ पर टिकट दिया गया है। उनके सामने जेपी अग्रवाल को इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारा गया था कि जेपी अग्रवाल कांग्रेस के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार 4 बार इस सीट पर सांसद भी रहे हैं। तो ऐसे में जेपी अग्रवाल की बहुत ज्यादा टक्कर होने वाली है। वहीं अगर ली जाए, हर्ष मल्होत्रा प्रत्याशी हैं दिल्ली में, जो दिल्ली के पूर्व मेयर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के प्रत्याशी। उनके सामने कुलदीप कुमार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जो दिल्ली में विधायक है आम आदमी पार्टी के। तो ये 4 बहुत अहम सीटें दिल्ली के अंदर कम से कम इस बार रहने वाली हैं, जो बहुत कांटे की टक्कर जहां पर रहने वाली है। हालांकि और अगर सीटों की बात कर ली जाए पर कमलजीत शेरावत हैं, जिनके सामने महाबल मिश्रा हैं। वहीं दूसरी सीट पर योगेंद्र चंदोलिया हैं, जो दिल्ली में पूर्व में मेयर रहे हैं, बीजेपी के दावर नेता रहे हैं, दिल्ली में प्रदेश महामंत्री रहे हैं बीजेपी के और कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो सीटें हैं उनका जो समीकरण है उस बार बहुत ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि वोटर पूरी तरह से खामोश है। दूसरी तरफ बहुत अहम ये रहा क्योंकि पिछली 3 बार से लगातार विधानसभा में दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाती रही है और हाल ही में 1 साल पहले जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी अपना मेयर जिताने में सफल रही। निश्चित तौर पर ताबिश, तमाम मुद्दे भी हैं और जमकर सियासत भी इस बार देखने को मिली है, लेकिन कितना कड़ा मुकाबला आगे देखने को मिलेगा ये भी दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में सियासत जमकर देखने को मिली और अब चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। साथ ही अब जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे और यहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश से राम के नाम को हटाना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि अगले 5 साल का कालखंड इस देश में एक बड़ी क्रांति का समय होने वाला
वाला है। आपके सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि आपने सपने ही मोदी का संकल्प है, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कहा कि बीते 10 वर्षों में हमने कांग्रेस के पाप धोने में बहुत मेहनत की है। आज हरियाणा में आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेस वे बन चुके हैं। अब ना दिल्ली दूर है और ना ही चंडीगढ़ दूर है। कांग्रेस के विश्वासघात का भुक्तभोगी तो हरियाणा का किसान भी रहा है। यहां कांग्रेस ने किसानों के लिए सिंचाई के पानी तक का भी इंतजाम नहीं किया। हम नहरों को जोड़कर यहां तक पानी पहुंचा रहे हैं। हमारी सरकार हरियाणा में 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। ऐसे में तमाम बातों को लेकर पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते नजर आए। और अब बात अगली खबर की, जहां लोकसभा चुनाव के छठे चरण में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज जनपद के बीएसए ग्राउंड में बीजेपी द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी जगदंबिका पाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया गया। इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। ये देश के लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, दावा किया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटों पर सिमट जाएगी, वहीं सपा 4 सीटें ही जीत पाएगी। सुन लो डुमरियागंज वालों, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं। और वो इंडिया अलायंस है ना, इंडिया अलायंस, इसका सुपड़ा साफ हो गया। मेरी बात याद रखना, राहुल बाबा आप भी सुन लेना। मैं आप डुमरियागंज वालों सबसे पहले आपको बताकर जाता हूं, कांग्रेस इस बार 40 भी पार नहीं कर रही है, 40 भी। और अखिलेश जी को 4 सीट भी नसीब नहीं होने वाली। लखनऊ में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जनता के नाम संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। ये लोकसभा चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा चुनाव है। आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। आपका हर एक वोट रोजगार बढ़ाएगा, महंगाई कम करेगा, महिलाओं को सशक्त बनाएगा और साथ ही कहा कि एक सुनहरे भविष्य का भारत बनाएगा। दिल्ली की 7 सीटों पर भारी मतों से इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की है। सारे दिल्ली वासियों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई को कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। मैं आपसे अपील करती हूं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिल्ली की 7 सीटों पर भारी मतों से विजयी बनाइए। और दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा प्रत्याशी कन्हैया कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है। इस पर पीएम मोदी ने 30 सेकंड सोचा और कहा कि क्या मैं सबको गरीब कर दूं। ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वाले के बीच में है। अभी मैं केवल उम्मीदवार हूं, आप इंडी गठबंधन का समर्थन करें। हम पूरी की पूरी सरकार को यमुना पर लेकर आएंगे। काम करने वाले और बदनाम करने वाले के बीच में है। हमने इस क्षेत्र में काम किया है और हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। उन्होंने इस क्षेत्र को बदनाम किया है और इस क्षेत्र को वो बदनाम करेंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अभी तो मैं कुछ बना भी नहीं हूं। अभी तो मुझे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने
सिर्फ कैंडिडेट बनाया है उत्तर पूर्वी दिल्ली का, लेकिन आप असर देखिए आपकी मोहब्बत का, आपके आशीर्वाद का, आपके हौसले का और आपके समर्थन का कि 10 दिन के मेरे चुनावी कैंपेन का नतीजा ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से दिल्ली रहते हैं और यमुना पार करने में उनको 10 साल लगा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट कीजिए। अभी तो हम प्रधानमंत्री को यमुना पार लेकर के आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे? वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं, क्या मैं सबको गरीब कर दूं? दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मनीष सिसोदिया और केजरीवाल पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि जमानत अर्जी के संदर्भ में कोर्ट की 3 टिप्पणियां मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को साबित करती हैं। अदालत ने बताया कि मनीष सिसोदिया ने 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया गवाहों को परेशान कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्वाति मालीवाल मामले को लेकर केजरीवाल पर भी निशाना साधा। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस बात को न सिर्फ स्वीकारा बल्कि अपने संबोधन में उल्लेखित किया कि मनीष सिसोदिया ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए लगभग 100 करोड़ का घोटाला किया है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि मनीष सिसोदिया ने केस से संबंधित सबूतों को मिटाया है। कोर्ट का एक और ऑब्जर्वेशन कि मनीष सिसोदिया के पास आम आदमी सरकार के चलते इतनी प्रशासनिक और शासकीय ताकत है कि वो केस से संबंधित गवाहों को परेशान कर सकते हैं। गवाहों के संरक्षण के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए और केस से संबंधित सबूतों को मिटाने के लिए मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फरीदाबाद पहुंचे, जहां सीएम धामी श्री सिद्धिनारायण धाम आनंदपुरम फरीदाबाद स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए और आश्रम के संस्थापक मधुसूदन आचार्य से आशीर्वाद लिया और फरीदाबाद के आनंदपुरम में स्थित श्री सिद्धिनारायण धाम में आयोजित स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद हुए। महाराज जी की पुण्यतिथि में पुष्प अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज महान संत थे। उनके सानिध्य और आशीर्वाद ने फरीदाबाद की आम जनमानस का कल्याण किया है। उनका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे। और अगली खबर रोहतास जिले से है, जहां करगहर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने 2 बार गलती की है, जिस कारण आरजेडी को फिर से सत्ता में आने का मौका मिला। उन्होंने खुले मंच से कहा कि पहली बार जब हमने गलती की तो आरजेडी के लोगों को अपने साथ लिया, लेकिन जब गड़बड़ी करने लगे तो उन्हें हटा दिया।
लेकिन अब वे ऐसी गलती फिर से नहीं दोहराएंगे, नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 2005 में बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने जो सरकार बनाई, उसके बाद बिहार में बदलाव हुआ। मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब आरजेडी सत्ता में आई थी तो हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा होता था। जब जेडीयू बीजेपी साथ आए तो उन लोगों ने इस झगड़े को खत्म कर दिया। कि हम लोगों ने तो बिहार में 2005 से ही हम लोग और भाजपा ने मिलकर काम किया था। अब जानते हैं बाद में 2 बार हमने गड़बड़ी कर दी थी। हम उसके बाद जो एक बार कर दिए थे तो फिर देखा गड़बड़ कर रहा है तो उसको हम लोगों ने हटा दिया। अब बाद में फिर एक बार किए तो इस बार तो देखा कि और ज्यादा पाप गड़बड़ किया तो उसको हटा दिया। और आप जानते हैं कि हमारा संबंध भाजपा से कब का 1995 से है। अब बीच में हम 2 बार इधर उधर जरूर कर दिए, वो गलती कर दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। कोई काम किया है आज तक? आप जरा बताइए। ये वोट मांगता है, झूठे करता है। हम इन लोगों को कुछ मौका दे दिए, अब बिना मतलब का इधर से उधर बोलते रहता है। आप तो लोग कहते रहते हैं कि मुस्लिम मेरे साथ हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा तो ही न करवाते थे जी। हम लोग भाजपा एक साथ आए तो हम लोगों ने तो उपाय कर दिया और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लखनऊ में मुस्लिम आरक्षण को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान कोर्ट के निर्णय की अवमानना करना है। बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आरक्षण दिया गया। 179 जातियों में से 118 मुस्लिम समुदाय की जातियों को आरक्षण दे दिया गया। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना में बंगाल की जनता 35 सीटें देने वाली है। बीजेपी 4 जून को 400 पार कर तीसरी बार पीएम मोदी की सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। 40 साल तक ओबीसी कमीशन को मान्यता नहीं दी। धर्म के आधार पर कांग्रेस शासित राज्यों में ओबीसी एससी का आरक्षण मुस्लिमों को दिया गया। परिवारवादी लोग देश का भला नहीं कर सकते। राहुल गांधी कुर्ते के ऊपर ही जनेऊ पहनने लगे हैं। इंडी गठबंधन मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने बिना कोई सर्वेक्षण कराए 118 मुस्लिम जातियां को सीधे ओबीसी में शामिल कर ये सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दे दिया, जो कि संविधान की मूल भावना के सरासर उल्लंघन है। क्योंकि हमारा संविधान किसी धर्म के आधार पर किसी आरक्षण को स्वीकार नहीं करता। ममता बनर्जी ने पिछड़े वर्ग के अधिकार पर डाका डालते हुए उनसे आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। तभी तो हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती। ओबीसी आरक्षण वैसे ही जारी रहेगा, ये ममता बनर्जी के अहंकार को दिखाता है और देश के संविधान के खिलाफ तृणमूल और ईडी गठबंधन की सोच को दर्शाता है कि हम किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम हम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों के खिलाड़ी में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।